खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों वल्लभनगर और धरियावद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए जहां ये चुनाव साख का है, वहीं बीजेपी के लिए भी सियासी रण आसान नहीं है। हालांकि दोनों सियासी दल मेवाड़ की दोनों अहम सीटें फतेह करने के जुगत में लगी हुई हैं और यही कारण है कि गहलोत ने डोटासरा के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाई है और दोनों जगह कुशल रणनीतिकारों की फौज उतार दी है। उधर बीजेपी में भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन भिंडर के नाम को लेकर गुलाब चंद कटारिया की नाराजगी भी साफ नजर आ रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि इसी नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किस दल से प्रत्याशी होगा, लेकिन रणनीतिकारों ने अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाना और सियासी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। इसका असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये है साख का उपचुनाव। तो चर्चा का रुख करें उससे पहले हम सवाल ये कि ये साख का उपचुनाव है, आखिर साख दांव पर लगी दिग्गजों की रणनीति बनाना भी आज शुरू किया जा चुका है। और इस बीच किस तरह से साख का उपचुनाव है जरा वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी कार्यक्रम यहां पर पूरी तरह से तय हो चुका है। 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये सरगर्मियां तेज है। दोनों बेहद अहम सीटें मेवाड़ की है। सत्ताधारी दल कांग्रेस के लिए ये पूरी तरह से साख का चुनाव है। हालांकि दोनों सीटें अभी एक एक के पास, यानी कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अब यह सियासी रण जिस तरह से बना है, बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगा। मेवाड़ की दोनों अहम सीटें फतह करने के जुगत में जहां बीजेपी है वहीं कांग्रेस भी है। डोटासरा के साथ जहां गहलोत ने चुनावी रणनीति यहां पर बनाई है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी जो प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर है वो भी इस वक्त चल रहा है कि आखिर किस प्रत्याशी को उतारा जाए। लेकिन भिंडर के नाम पर कटारिया की नाराजगी भी साफ देखने को मिल रही है और इसी नाराजगी का फायदा कांग्रेस यहां पर उठा सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब आपसी गहमा गहमी होती है और किसी एक नाम पर बात नहीं बन पाती है तो फायदा दूसरी पार्टी को जरूर होता है और ये कोशिश कांग्रेस जरूर करेगी। तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव चुनौती की तरह होंगे और 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है। चर्चा का रुख करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। गहलोत के हालिया तेवर को देखें तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस पूरी दमदारी से धरियावद और वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव में उतरेगी। अगर कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो एकजुटता के साथ समर में उतरने की तैयारी है। सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। परंपरागत वोट बैंक को साध कर चलना होगा। मजबूत क्षत्रपों को आगे रखकर प्रचार की रणनीति बनाई गई है। वल्लभनगर में रणधीर सिंह भिंडर या उनकी पत्नी को टिकट मिलता है तो विरोधी दल में पैदा हुई रार का फायदा मिलेगा। भिंडर मुद्दे पर गुलाब चंद कटारिया की नाराजगी साफ झलक रही है। इसी असंतोष का कांग्रेस लाभ लेना चाहती है। मंत्रिपरिषद और राजनीतिक नियुक्तियों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। कांग्रेस के आदिवासी और स्थानीय नेता पूरे जोश के साथ पार्टी के प्रचार में जुटेंगे। नेताओं की परफॉर्मेंस ही सत्ता में भागीदारी का आधार बनेगी। 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीएम अशोक गहलोत प्रचार के लिए जाएंगे। लोकतांत्रिक और आदर्श चुनावी आचार संहिता की पालना करते हुए चुनाव प्रचार करेंगे। बीते 3 विधानसभा चुनावों की तरह ही सीएम गहलोत और राज्य कांग्रेस मौजूदा उपचुनावों को गंभीरता से ले रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, रणनीति तो यही है कि एकजुटता के साथ इस चुनावी समर में उतरा जाए, जीत दर्ज की जाए, क्योंकि साख की बात कर रहे हैं और उपचुनाव की 2 सीटें बेहद अहम है दोनों के लिए। हम बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हैं। जब दोनों के पास एक एक सीटें हैं तो यानी अपनी सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन साख दाव इसलिए लगी हुई है कि दूसरी सीट जो दूसरी पार्टी के पास है उसमें भी अपना कैंडिडेट किसी तरह से जीत कराए। ये कोशिश यहाँ पर इन दोनों ही दलों की रहेगी और यही वजह कि देखिए दिग्गज जब उतर चुके हैं मैदान में, दोनों ही सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस रणनीति बना रही है और इसके अलावा कमान भी यहां पर सौंप दी गई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी 8 तारीख का जिस तरह से उनका कार्यक्रम तय है कि धरियावद और वल्लभनगर दोनों जगह उनकी सभाएं भी होगी, संबोधन भी होगा। डोटासरा के साथ चुनावी रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बनाई है। तो ऐसे में एक परफॉर्मेंस का कह सकते हैं सेमीफाइनल है, क्योंकि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले उपचुनाव के जो परिणाम है बहुत हद तक इशारा करते हैं कि आखिर जनता का मत कैसा है। क्या मौजूदा सरकार के कामकाज से वो खुश है या वो बदलाव चाहती है।
और चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ अहम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी है, बहुत स्वागत है रामनारायण जी आपका। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। रामनारायण जी, ये दो अहम सीटें हैं कि जैसा कि हम कह भी रहे कि ये साख का उपचुनाव है। एक सीट तो अपने पास है, लेकिन दोनों सीट जीतने की पूरी रणनीति कांग्रेस में भी बनाई जा रही है। कितने आश्वस्त है कि दोनों सीटें जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? जनता क्यों एक बार फिर से इन दोनों सीटों के लिए आपको वोट करेगी, यानी कांग्रेस को जिताएगी? देखिए, विधानसभा चुनाव है और हिंदुस्तान में, भारत में क्या हो रहा है इसका भी असर इस पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से किसानों को क्रश किया जा रहा है वो सबके दिमाग में है। यही नहीं, ये पहला मौका है जब राजस्थान में जो घोषणाएं हुई थी, बजट घोषणा, उनका पहली दफ़ा ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। हमारे एरिया में, मैं भी विधायक हूँ तो मेरे एरिया की मैं कह सकता हूँ, सारी की सारी बजट घोषणाएं धरातल पे आ रही है। तो ये विश्वसनीयता बड़ी है। कांग्रेस में एकजुटता है, कहने को तो कुछ भी कहें, ये गुट वो गुट, आपको सभी गुट कोई नज़र नहीं आएगा। सब आपको चुनाव में प्रचार करते नजर आएंगे, सबके आदमी वर्क करेंगे। बीजेपी में गुटबाजी ज़्यादा है। वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं मेरा आदमी चुने जीते, नहीं तो मैं चाहूँ जो हो। ये स्थिति भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी की है। तो बीजेपी की स्थिति अलग है। और वो चूंकि आदिवासी एरिया है, आदिवासी आज भी कांग्रेस के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रगाढ़ता से कांग्रेस को चाहते हैं। जहाँ तक वल्लभनगर सीट का सवाल है जी, वहाँ बीजेपी में आपस में इनर फाइटिंग्स है। कांग्रेस में ठीक है, परिवार का मामला होगा, लेकिन किसको टिकट देते हैं? भिंडर साहब को टिकट देते हैं या किसी नए आदमी को टिकट देते हैं? फिर उस क्षेत्र में लीडर ऑपोजिशन माननीय गुलाब चंद जी कटारा जो है, पिछली दफा भी एक सीट जो है जीते, 5000 वोट से जीते मात्र, किरण महेश्वरी जी वाली। तो इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी क्या? नहीं, उनकी आपसी वो कांग्रेस है। तो अपने आप फायदा उठाएगी। दो ही तो पार्टी है वहाँ मैदान में, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कहने को कोई भी जीता आ रहा हो तो रिजल्ट में पता चलेगा, लेकिन ऐसी संभावना नजर आ रही है कि कांग्रेस दोनों सीटें अच्छे मतों से जीतने की स्थिति में है आज की तारीख में। ठीक है। देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, दोनों सीटें जीतेगी। बीजेपी में भी कोशिश रही है कि दोनों सीटें यहां पर जीतें। उपचुनाव, ये साख का सवाल दोनों के लिए बना हुआ है। मौजूदा स्थिति में देखा जाए, कोशिशें तो दोनों ही कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में किसका पलड़ा आपको भारी नजर आता है इस उपचुनाव में? देखिए, राजस्थान पर्टिकुलर ले लें या पूरे हिंदुस्तान की राजनीति देख लें, उपचुनाव के अंदर जिसके पास सत्ता होती है उसका पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वो हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करता है वहाँ की मशीनरी का, सरकारी इन्फ्लुएंस का, ऑब्लिगेशंस का, तमाम जो टूल्स होते हैं उनका इस्तेमाल सरकार कर सकती है। तो स्वाभाविक है कि उपचुनाव के अंदर हमेशा जो सत्ताधारी दल होता है उसका अपर हैंड होता है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रमुख दल है जो कि कांग्रेस के सामने चुनौती पेश कर सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है कि गुलाब चंद कटारिया के पिछले दिनों काफ़ी अपने इलाके में स्थिति खराब हुई। कुछ बयानों को लेकर के पिछले जो चुनाव हुए थे उस वक्त उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के कुछ बयानबाजी की थी, और जो पिछले पूरे राजनीतिक घटनाक्रम है उसके अंदर गुलाब चंद कटारिया कहीं से भी हीरो की तरह से अपने इलाके में अपने आप को पेश नहीं कर पाए। तो वो जो कहना चाहिए कि उस इलाके में जो भाजपा का दबदबा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा का वहाँ आधार नहीं है, आधार तो है, लेकिन सरकार को चुनौती दे सकें ऐसी लीडरशिप अभी गुलाब चंद कटारिया की पहले जो थी वो स्थिति अब नहीं है। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस है उसका पलड़ा भारी रहेगा, और अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति जब उपचुनाव में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से सामने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से उनको चुनौती दे। देखिए, जब आमने सामने की लड़ाई होती है देवेंद्र शास्त्री जी, तब तो फिर सब एकजुट होते हैं, लेकिन अगर अपने अंदर ही एक मत ना हो, जिस तरह से रणधीर सिंह भिंडर को लेकर यहाँ पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, वसुंधरा जी से मुलाकात हो रही है उधर उनसे, और कौन कैंडिडेट हो सकता है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं माथापच्ची हो रही है, और एक मत नहीं होगा तो नुकसान तो बीजेपी को इसका भी होगा। निश्चित रूप से भिंडर साहब एक अलग रणनीति के तहत भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जनता सेना के नाम से एक संगठन वहाँ पर
बन गया है, तो वो ये भी चुनौती दे रहे हैं कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा बड़ी चुनौती है अब पहले तो कैंडिडेट तय करने में और उसके बाद सरकार के सामने जीत के लिए संघर्ष करने में। तो निश्चित रूप से यहाँ पलड़ा तो कांग्रेस का भारी है, लेकिन ये देखिए कि ये चुनाव सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं जीतने वाले हैं। अगर अशोक गहलोत या मीणा साहब जैसे कह रहे हैं, अगर वो अपने काम को लेके जाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर वो काम के आधार पे वो अपनी वोट की राजनीति चलाते हैं क्या, काम के आधार पे अशोक गहलोत भी भले ही आप कुछ भी कह लें आज के दिन वोट मांगने नहीं जा सकेंगे। वो अपनी सत्ता के पावर और अपने एडजस्टमेंट और समीकरणों के तहत ये चुनाव अभी रामनारायण जी आप कह रहे थे कि जो काम किया है और जनता देख भी रही है और उसी के आधार पर जीतेंगे भी, तब तो ये जो देवेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं वो तो उसके जस्ट विपरीत है, उल्टा है। शास्त्री जी का तरीका जो कहने का है वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, ये सही है कि जो घोषणाएं धरती पर आ रही, इस कोविड के समय में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ। सरकार का जो भी स्थिति है, इतने निर्माण कार्य चल रहे हैं, रोड्स के चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, जितने स्कूल सभी खुल रहे हैं, हमें ताजुब होता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। हम तो मजाक में कह भी देते हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये कुबेर का खजाना कहाँ से आ रहा है, जबकि दिल्ली रोड 4,500 किलोमीटर रोड तक बेचते हैं, जिसके लिए हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि रोड को बेचा जाएगा, मतलब अपने घरेवाले के सामने के रस्तों को बेचा जाएगा। तो अंतर तो बहुत है, लेकिन इनका कहना जो है वो अपने तरीके का परफॉर्मेंस का मतलब कुछ न कुछ खामियां हो सकती है मंत्रिमंडल में, कहीं ना कहीं उसको वो कर नहीं पा रहे, परिस्थितियां होती है। बाकी अशोक गहलोत का व्यक्तिगत व्यक्तित्व ये सब जानते हैं कि इनके पास इसके अलावा चारा नहीं है, कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिस तरह का वो हुआ है ये पिछले दिनों, उसमें ये उभरे हैं कि इनके बिना राजस्थान में जगह नहीं, इसलिए राजस्थान की जनता इनको मजबूत करेगी ताकि मजबूती से काम कर सके और मजबूती से आगे बढ़ सके। दूसरी बात और है, अभी 2 साल है, 2 वर्ष में जनता कभी नहीं चाहेगी हम काम में पिछड़े, वो चाहेगी कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का विकास होगा और वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेगी। इन सारी बातों से मिला करके वहाँ की जनता, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, कि वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। और भिंडर साहब का विदिन बीजेपी विरोध भी है, उनको टिकट मिला बीजेपी का एक धड़ा। आजकल वो चीज़ नहीं रहा जो पार्टी में था, नेहरू जी का जमाना नहीं रहा, पार्टी लाइन से चलने वाले नहीं रहे, अब तो हराने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। बीजेपी में ये स्थिति पैदा होगी, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस फायदे में रहेगी और दोनों सीट जीतने की स्थिति में। ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि इसका फायदा बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी एक और बात है, इंतजार बहुत लंबा हो चुका है कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो, जिम्मेदारियां नहीं तय की जाए, राजनीतिक नियुक्तियां हो, और इंतजार ही विधायक कर रहे हैं। अब 2 चीजें हो सकती है इसमें, या तो जोर शोर से सभी पूरे जोश के साथ लग जाएं कि ये चुनाव जीतना है, अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए ताकि उसका एज अ रिवार्ड यानी कि बाद में मिल सके इसमें नई जिम्मेदारियों के तहत। दूसरा कि अब इतना थक चुके हैं या फिर इंतजार इतना लंबा हो चुका है कि उतनी दिलचस्पी ना दिखाएं वो लोग जिन पर जिम्मेदारी दी जा रही है। क्या लगता है आपको दोनों ही एंगल से अगर बात की जाए? नहीं श्वेता जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कांग्रेस का जो आंतरिक क्राइसिस है उसका सॉल्यूशन तो अभी तक नहीं आ पाया है, और जो गुटबाजी के तहत जो कुछ भी राजनीति चल रही है उसमें निश्चित रूप से आप एक शंका जाहिर कर सकते हैं कि क्या इस चुनाव के ऊपर उसका असर पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि 2 कारणों से मुझे इस पर असर पड़ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो सचिन पायलट का उस इलाके पे कोई बहुत गहरा असर नहीं है। एक बात। दूसरा यह है कि सचिन पायलट भी इस स्टेज पर मुझे नहीं लग रहा है कि खुल करके किसी विरोध की राजनीति में वो पड़ना चाहेंगे, क्योंकि अब ये सुलह की स्टेज है। अगर सुलह अब इस वक्त अगर सचिन पायलट और नेगेटिव पॉइंट्स ले लेते हैं तो आला कमान के सामने उनकी स्थिति खराब होने की आशंका है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस उपचुनाव में, और ये सब करके भी, दंड फंद करके भी उपचुनाव कांग्रेस जीत सकती है, ये संभावना पूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सचिन पायलट इतना नासमझ हो सकते हैं कि इस घड़ी में वो कांग्रेस के विरोधी एटीट्यूड को लेकर के कहीं हाईकमान के उस नेगेटिव
लिस्ट में जाना चाहेंगे। तो इसलिए वो जो इनकी आंतरिक कलह है उसका असर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का आप असर देख सकते हैं कि अभी जैसे रीट का एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो व्यवस्थाएं बिगड़ी और जो पेपर लीक का मसला हुआ, ये यूथ जो है वो वहां भी प्रभावी है। ऐसा नहीं है कि ये इशू कोई वहां पर नेग्लेक्टेड है, वहां पर भी है और उसका असर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अगर यूथ विंग्स तमाम संगठनों की और उन्होंने अगर इसके ऊपर जोर लगाया तो इसके अंदर स्टूडेंट्स को मनाने में थोड़ा सा कांग्रेस को जोर आएगा। बिल्कुल रामनारायण जी, ठीक है, नुकसान किसी तरह का नहीं, लेकिन एक और खास बात है इस उपचुनाव में, वो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो कि फील्ड में मौजूद रहेंगे। 8 तारीख को उनका तय भी है कार्यक्रम, दोनों ही उपचुनाव की सीटों पर उनकी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि कोरोना काल के बाद देखा जाए खुद पॉजिटिव हुए, इसके बाद फिर एंजियोप्लास्टी हुई, बहुत सारी चीजें थी जब वो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहे थे और वो अफसोस भी जता रहे थे। उनकी मौजूदगी कितना प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि हालांकि कोशिश जरूर लगातार की जाती रही है, सीएम लगातार निर्देशित करते रहे, दूसरों को जिम्मेदारी देते रहे, लेकिन खुद मैदान में होना कितना फायदा रहेगा? देखिए, लीडर जब पहुंचता है फील्ड में तो कार्यकर्ताओं में, पूरी समूची पार्टी में, जिस भी पार्टी का लीडर पहुंचता है उसमें जोश आता है। और क्योंकि राजस्थान में जो काम हुआ है, काम की दृष्टि से हम कमजोर नहीं है किसी भी दृष्टि से, तो फील्ड में जो भी घोषणाएं की होगी निश्चित तौर पर पूरी होगी। और ये अभी भी इन्होंने कोरोना काल में जो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एक भी फाइल उन्होंने पेंडिंग नहीं रखी है, कहीं उनके पास फाइलें पेंडिंग नहीं, तो वर्कर है। रामनारायण जी, इस भावना से पूर्व विधायक बीजेपी के मदन राठौड़ जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन जी, स्वागत है आपका। क्या तैयारी उपचुनाव को लेकर मदन जी, और बीजेपी की जीत दोनों सीटों को में हो, इसके लिए कितने आश्वस्त है, क्या रणनीति? एक टीम को हमारे विधायक की अलग हो गई थी, तो उसके स्थान पर हमारी पार्टी सभी तय करती है। हमारी सीट है वो परंपरा है, हमारी सीट है जी। और दूसरी जो सीट है वल्लभ नगर, वो भी लगातार जीतते रहे हैं, कई बार जीते नहीं। तो पिछली बार भी जीत पाए, हमारे थोड़ा आप विद्रोह के कारण से हम वो सीट नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार हमने पार्टी में बैठ करके और समन्वय स्थापित किया है, आपस में हमने तालमेल बिठाया है और वो सीट भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मदन जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीतेंगे, एक तो परंपरागत सीट है, दूसरी सीट भी आप जीत कर आ रहे हैं, लेकिन एक जो अहम बात है, भिंडर, रणधीर सिंह भिंडर के नाम पर नाराजगी है गुलाबचंद कटारिया की, क्या वाकई में ऐसा है? रणधीर सिंह भिंडर के नाम पर गुलाबचंद कटारिया की नाराजगी है, टिकट वितरण को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर नहीं आ रही, क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को, या ऐसा कुछ नहीं है, क्या मानते हैं? देखिए, बात ये है कि हमारी पार्टी एकजुट रहेगी और किसी का कोई विरोध काम नहीं आता। एक व्यक्ति के विरोध या राजनीति होने से नहीं काम चलता है। अंततः पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव जीतती है। जो भी निर्णय होगा हम बैठ करके और पार्टी के पक्ष में माहौल बना है, हम उसको जीतेंगे। चाहे एक मतलब पहले कोशिश हमारी ये रहेगी कि पार्टी एकजुट है, फिर पार्टी एकजुट, मान लो कहीं एक आध कोई कार्यकर्ता नाराज होता है तो हम उसको मना लेंगे, साथ में ले लेंगे, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, आप बोल रहे हैं मना लेंगे और पार्टी सर्वोपरि है, लेकिन जनता बीजेपी को वोट क्यों दे? 2 साल का वक्त बचा है, सत्ता में कांग्रेस है, फायदा कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने में मिल सकता है, फिर बीजेपी को वोट देकर, ये दोनों सीटें देकर जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, मैं एक बात आपको कहूं, कांग्रेस ने 30 साल में कोई विकास का काम नहीं, कांग्रेस ने केवल आपकी लड़ाई लड़ी, परिवार की लड़ाई लड़ी, अपने जो मुख्यमंत्री है वो अपना ही मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा ये सब दिला, तो वो आपस में लड़ते रहे। आज भी गुटबाजी है, नेशनल लेवल पर भी उनके गुटबाजी है। पंजाब का हादसा जो अभी हमने सबने देखा हुआ के सामने है, और वहाँ छत्तीसगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है वो पार्टी देख रही है। दूसरा, पार्टी अब कन्हैया को ले रही है, कांग्रेस पार्टी कन्हैया, जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, जिसने भारत के टुकड़े होने की बात करी, जिसने अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे साथी जिंदा है, ऐसे नारे लगाए।
उस व्यक्ति को कांग्रेस साथ में ले रही है, तो आप कल्पना करें कि कांग्रेस के पक्ष में जनता ठीक है, ये जो स्थिति है वो दूसरे राज्यों की भी है मदन राठौड़ जी, ये स्थिति दूसरे राज्यों की है। जो आपने एक अहम बात कही कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, बीजेपी को लेकर भी कांग्रेस यही बोल रही है कि अब बीजेपी के अंदर भी कई धड़े हैं, कांग्रेस में तो सिर्फ 2 हैं। ये आपने देखा होगा कि बीजेपी में फूट नहीं है। बीजेपी के लोग हाँ अपनी राय रखते हैं, आंतरिक लोकतंत्र है वो हम सबकी सुनते हैं। सबकी सुनने के बाद में जो हमारा नेतृत्व तय करता है ना, उसको सब स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा गुजरात में एक साथ हमारे नेतृत्व में जो तय कि हम पूरा कई दिन में ही नहीं, पूरा का पूरा शासन सुशासन बदल गया। इसी प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में किया, इस प्रकार हमने और जहाँ भी कर्नाटक में किया, तो कहीं कोई जिला नहीं, कोई नाराज नहीं, कोई कहीं बोला नहीं। ठीक है मदन जी, आपकी इसी बात का जवाब ले लेते हैं। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस विधायक। रामनारायण जी, बीजेपी में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस में गुटबाजी है, फायदा बीजेपी को मिलेगा, चाहे कांग्रेस कितना भी नकारे इस बात को। जो आपने सुना मदन राठौड़ जी क्या कह रहे हैं? बात तो राजस्थान की तो इंटरनेशनल बात कर गए हैं। 168 कंपनीज कांग्रेस के शासन में हमने पैदा की, जिसमें बीपीएल जैसी कंपनियां भी है, इंश्योरेंस भी है। मोदी जी ने 30 कंपनी को तो बेच दिया, 27 को बेच चुके हैं। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, रेल की पटरियां बिछाई, उनको आप बेच रहे हो। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, गुटबाजी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जवाब दे दीजिए। ये मदन जी को ख्याली पुलाव आ रहे हैं, ख्याल अच्छे हैं गालिब दिलबैला को। मदन जी, आप स्पष्ट कहिए कि आपकी पार्टी हार रही है और आप तो लीडर हो, आप सारी बात जानते हो कि बीजेपी में जितनी गुटबंदी आज की तारीख में, कांग्रेस में एक नहीं है। सचिन जी, अशोक जी सब साथ है, आपको इस बात का ही पता है। और आपको चुनाव में सब दिखेंगे और आपके आदमी अलग अलग दिखेंगे। जो कल मीटिंग जो जयपुर में हुई बीजेपी में, वो धड़ेबंदी को लेकर है। इसलिए निश्चित तौर पर बीजेपी कमजोर है राजस्थान में और कांग्रेस मजबूत है। चलिए ये आने वाला वक्त बताएगा जब 2 तारीख को काउंटिंग भी होगी। मदन राठौड़ जी, रामनारायण मीणा जी और देवेंद्र शास्त्री जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये तो तय साख का ये उपचुनाव है, साख सभी दिग्गजों के दांव पर लगी है। कांग्रेस भले के दोनों सीट जीतकर हम आ रहे हैं, बीजेपी भले ही चाहे और या मान के बैठ जाए कि दोनों सीटें वापस हमारे पास आ रही, एक सीट तो थी और हम कांग्रेस की सीट भी लेकर आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिताएगी जनता किसे, किस पार्टी को जीत से जनता को फायदा होगा। और ये जो दावे किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वाकई में अंदरूनी तौर पर गुटबाजी हो, एक राय न बन पाए और उसका नुकसान खुद को मिले और दूसरे को फायदा मिल जाए। और इसी सब को लेकर रणनीति भी लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से बनाई जा रही है। अपने बहुत से स्ट्रांग जो हैंड है, कह सकते हैं, जो दिग्गज नेता है, उन्हें मैदान में उतारा गया है ताकि जीत मिल सके। हालांकि परिणाम जब 2 नवंबर को आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि किसके दावे सच साबित हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।